दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह अगर आपने अमित शाह का ट्वीट देखा हो तो उसमें मुस्कुराते हुए राजभर नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, रोहिणी कमीशन को लागू करने के लिए वो कई साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। वे इस बीच में अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव में जाते हैं और आशातीत रूप से पूर्वांचल की विभिन्न सीटों पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रभावित किया और भारतीय जनता पार्टी को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल बीजेपी ने 273 सीटें जीत करके फिर से योगी आदित्यनाथ के रूप में मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश को। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटने क्यों टेकने पड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सबसे कद्दावर नेता या एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को मोदी दमखम वाला नेता कहते हैं, जिनकी ब्रांडिंग ही मोदी नाम के जरिए हुई है, और वो पार्लियामेंट में छाती पीट करके कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी है। लेकिन क्यों ऐसा है कि वे अब ओम प्रकाश राजभर के सामने या और तमाम एनडीए के पुराने घटकों के सामने घुटने टेक रहे हैं। दोस्तों मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीतती, अकेले नरेंद्र मोदी के ब्रांड के जरिए भी चुनाव नहीं जीतती, बल्कि इसके पीछे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग होती है। उत्तर प्रदेश हिंदू हार्टलैंड माना जाता है और राम मंदिर की राजनीति पिछले 3 दशकों से चल रही है। आने वाले 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। क्या राम मंदिर का उद्घाटन भी बीजेपी को चुनाव नहीं जिताने में सक्षम है? क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा भी अब चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है, जैसा कि ऑर्गेनाइजर के एक लेखक ने दावा किया है? यही कारण है कि अब छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ बीजेपी जाने की कोशिश कर रही है। 18 तारीख को एनडीए की बैठक होगी, ठीक उसी समय जब 17-18 तारीख को बेंगलोर में विपक्ष के 25 राजनीतिक दलों की बैठक हो रही होगी। और हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या दिखाएगा। बेंगलोर तो दिखाएगा नहीं, वो दिल्ली दिखाएगा। जीतन राम मांझी को न्योता गया है एनडीए की तरफ से, मोदी की तरफ से। चिराग पासवान को भी न्योता गया है। ओम प्रकाश राजभर तो आज शामिल हो ही गए हैं और इसमें भी कोई अब संदेह नहीं है कि अगला जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें वो केंद्रीय मंत्री होंगे, उनके बेटे को भी एडजस्ट किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की समूची राजनीति इसी के इर्द गिर्द रही है। लेकिन सवाल ये है कि इससे बीजेपी हासिल क्या करेगी। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा हॉट है लोकसभा चुनाव के लिए, सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें आती हैं। करीब 4-5 विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं। खुद बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे इस बात को जानते हैं कि पूर्वांचल में अति पिछड़ा और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, इसकी ताकत क्या है। 2019 के चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ रहे थे तो उसी बनारस में, जहां से नरेंद्र मोदी कंटेस्ट कर रहे थे, 17,000 वोट पाया था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रत्याशी ने। बीएसपी और कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला था। यह ताकत ओम प्रकाश राजभर की बनारस में है। पूर्वांचल के 15 जिले जहां पर राजभर कम्युनिटी, राजभर जाति अपना प्रभाव रखती है, गाजीपुर, बनारस, बलिया, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सुल्तानपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुछ लखनऊ में भी। इस ताकत को, इस प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी बखूबी महसूस कर रही है। और पूर्वांचल वो हिस्सा है जहां पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आजमगढ़ तो क्लीन स्वीप किया था। मऊ, गाजीपुर में भी अच्छा प्रदर्शन था उसका। बनारस यद्यपि बीजेपी के साथ गया था।
शहरों में तो बीजेपी को बढ़त मिलती ही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर दलित, पिछड़ा और पिछड़ों में भी अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, ये अल्पसंख्यक, ये वोट ज़्यादा डिसाइसिव होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसी यूपी को एक मजबूत किलेबंदी के साथ फिर से तैयार कर रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की ज़मीन उसकी मजबूत होती है, जो आज बेहद दरकती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं दरक रही होती, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ओम प्रकाश राजभर के सामने इस तरह का समझौता नहीं करना पड़ता, पर वो अकेले चुनाव जीत सकते थे। राम मंदिर उनके लिए बड़ा सहारा हो सकता था। लेकिन सच्चाई ये है कि पर्दे के बाहर मंदिर है, हिंदुत्व है, नरेंद्र मोदी की अपनी ब्रांडिंग है, लेकिन पर्दे के पीछे जातियों पर जातियां, और वे जातियां, रोहिणी कमीशन को अगर आप देखें तो रोहिणी कमीशन में ओबीसी को 3 भागों में विभाजित करने की संस्तुति की गई है। पिछड़ा, जिसके लिए 9% आरक्षण की बात हुई है, अति पिछड़ा 11% और अत्यंत पिछड़ा 7%, यानी टोटल जो 27% है, उसको विभाजित करने की बात रोहिणी कमीशन करता है। ओम प्रकाश राजभर की ये लंबे समय से डिमांड रही है। अत्यंत पिछड़ी जातियों में राजभर, बिंद, केवट, कश्यप, मल्लाह, चौहान, यानी जो नोनिया है, इसी पूर्वांचल में नोनिया चौहान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों को, तो दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इस्तीफा देकर के बीजेपी के साथ शामिल हो गए। और दारा सिंह चौहान और उसके पहले फागू चौहान, जो बिहार के राज्यपाल बनाए गए भाजपा की तरफ से, आजकल नॉर्थ ईस्ट में राज्यपाल है। ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों जोर दे रही है, या इन छोटे समूह वाली जातियों के नेताओं को क्यों इतना प्रतिनिधित्व दे रही है? उसके पीछे यही चुनावी गणित है, जिसको अभी तक के तमाम राजनीतिक विश्लेषक नजरअंदाज करते हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, वो इनको नजरअंदाज करती है, इनकी ताकत कोई नहीं समझ पाती है। लेकिन जो माइक्रो इंजीनियरिंग है, जो कभी सोशल इंजीनियरिंग मानवर कांशी नाम ने की थी, उसी को और माइक्रो स्तर पर लेकर के गई है बीजेपी और आरएसएस, जिसकी ताकत वो बनकर के उभरती है। अब यहां से आप देखिए, सुगबुगाहट ये भी है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि कल उन्होंने इनकार किया कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो होता है वो नहीं दिखता है। ये बहुत सामान्य सा फॉर्मूला है। जयंत चौधरी को जाहिर तौर पर बीजेपी पकड़ना चाहेगी अपने साथ जोड़ने के लिए, और इसलिए कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, जहां पे जाट बहुत महत्वपूर्ण है, और वो किसानों की नाराजगी भी रही है। जब दिल्ली के चारों तरफ वो किसान बैठे थे, जिसमें 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और उसके पीछे जयंत चौधरी नहीं बल्कि अमित शाह की अपनी रणनीति थी, जो उन्होंने जाट कम्युनिटी के जो और लीडर्स थे, जयंत चौधरी के अलावा जो छोटे छोटे लीडर्स थे, उनको बहुत तवज्जो दी। मुजफ्फरनगर दंगों के बड़े आरोपी जो नेता संगीत सोम, उनको बड़ी तवज्जो दी, और उसके जरिए एक तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का था, उसका भी फायदा उठाया। तो जाट कम्युनिटी को भी जयंत चौधरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने साथ इंटेक्ट करना चाहेगी, और इसमें सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि जो आने वाला राजस्थान विधानसभा का चुनाव है, उस पर भी नजरें हैं। जाट कम्युनिटी राजस्थान में बेहद मजबूत है। सबसे ज्यादा संभवतः उसी जाति के विधायक हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं है वहां कि जो जाटों को एकजुट कर सके। जयंत चौधरी के वहां पर 2 विधायक हैं अभी। इसका मतलब है कि राजस्थान में वो एक स्थान अपना रखते हैं, एक उनकी पहुंच है, एक पहचान है, और जो कनेक्ट है जाटों के साथ। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान पर भी नजर है भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस को वहां डिफीट करने के लिए जयंत चौधरी का इस्तेमाल करेगी, उनकी जाट कम्युनिटी का इस्तेमाल करेगी?
जाहिर तौर पर। तो ये जो बिसात बिछाई जा रही है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जरिए अन्य दूसरे राज्यों में भी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल राज्य हो गया है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के एक साथ आने से, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट तो हैं ही उनके साथ, तो ये जो 4 पार्टियों का गठबंधन बिहार में हो रहा है, उसके वजह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मुश्किल में है। और यही वजह है कि वो जीतन राम मांझी के सामने, चिराग पासवान के सामने एक तरह से ऑफर कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुशवाहा भी हैं। और ये जो राजभर हैं, राजभर बिहार में भी क्या असर डालेंगे? थोड़ा सा अगर सामाजिक समीकरणों को देखें तो बिहार में 2-3 जातियां ऐसी हैं जिनका बिरादराना ताल्लुक है राजभर के साथ। दरअसल भारत की जो जातिगत संरचना है उसमें जाति, बिरादरी, समूह, ये इन कोठियों को भी देखा जाना चाहिए। जैसे निषाद एक कम्युनिटी है जिसमें 14-15 जातियां आती हैं, वैसे ही राजभर एक बिरादरी है जिसमें और 2-3 जातियां आती हैं। बिहार में ही राजवंशी है जो वहाँ ओबीसी में है, राजभर भी यहाँ ओबीसी में है, लेकिन एक और जाति है रजवार, वो एससी में है बिहार में, लेकिन वो राजभर के साथ अपने आप को जोड़ करके देखती है। ये बिरादरी वाला ताल्लुक है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग पश्चिमी यूपी के बारे में कहते हैं कि वहाँ 36 बिरादरियाँ हैं, जातियां तो वहां 100 के ऊपर हैं, लेकिन 36 बिरादरियां कहा जाता है। ये जो बिरादराना संबंध है, इसको तोड़ा है बीजेपी ने। इसमें भी उसने बाइफरकेशन पैदा करके, विभाजन पैदा करके वहां ध्रुवीकरण किया है, अपने लिए जगह तलाशी है। ये बेहतरीन तरीके से उसको करना आता है, यही माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन उन्हीं को फिर एकजुट भी करती है। जैसे दारा सिंह चौहान को यहाँ लिया तो फागू चौहान वहाँ राज्यपाल हैं, राजभर को लेकर के वहाँ रजवार और राजवंशी पर भी वो निशाना साधेंगे। जैन चौधरी को लेकर के राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, वहाँ पे भी कुछ जाट कम्युनिटी थोड़ी सी बेल्ट में है, उसका भी असर पड़ेगा। तो ये जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें जो 26 लोकसभा सीटें हैं उसका वोट परसेंटेज लोकसभा का तकरीबन 50%, 49 पॉइंट समथिंग था, लेकिन विधानसभा में यही वोट परसेंटेज घट करके 41% हो गया था। सपा और गठबंधन को मिलाकर के तकरीबन 36% उसका वोट था। ये गैप बेहद कम रह गया था। उत्तर प्रदेश में वो ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एकजुट हो जाए, तो फिर उसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है, और इसीलिए पूर्वांचल के उन जातियों का भी, जैसे अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं, तो कुर्मी बड़ी मजबूत जाति है उत्तर प्रदेश में। क्या नीतीश कुमार के आने से घबराई हुई है बीजेपी? बेशक, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुर्मी सिर्फ एक नहीं है, कुर्मी में भी ढेर सारी उपजातियां हैं। बुंदेलखंड में निरंजन है, ऊपर आप चलेंगे कानपुर की तरफ तो कटियार है, फिर पटेल है, चौधरी है, सेठवार है, गंगवार है। ये पटेलों की अपनी उपजातियां हैं और इनके अपनी अस्मिता है, इनके अपने राजनीतिक हित हैं। और उनकी, जैसे सोनेलाल पटेल की ही 2 बेटियों की 2 अलग अलग पार्टियां हैं। एक पार्टी सपा के साथ है, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ। संजय निषाद जो पूर्वांचल में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। और मैंने तो कहा कि जो निषाद बिरादरी है उसमें से 22 से 23 जातियां शामिल हैं। अगर हुकुम सिंह कमेटी की बात माने तो तकरीबन 14% वोट है इस समूची बिरादरी का, जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं। उसमें निषाद, केवट, कश्यप, बिंद, ये तमाम जातियां हैं जिनका संबंध नदी से है, नदी से जुड़े हुए व्यवसाय से है। और उसी तरह से जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा की तमाम कम्युनिटीज़ हैं। उसमें कुम्हार, विश्वकर्मा, नाई, तेली, ये तमाम जातियां हैं जो हर जिले में और हर गांव में स्थित हैं। जो गांव के जो अपना वजूद होता था,
जो स्वावलंबन होता था गांव में, जिसमें हर काम के लिए हर जाति मौजूद होती थी। यद्यपि ये बेहद निम्न कोटि की व्यवस्था है जिसमें श्रम की कोई महत्ता नहीं है, और जो श्रम करने वाला है उसी को हीन बनाया गया इस पूरे भारत की सामाजिक व्यवस्था में। आप तेली के लिए चुटकुले सुनते हैं कि बसों में निकलता है तो उससे अपशकुन होता है, नाई इस तरह का होता है, बहुत बातूनी चालाक होता है, पनवाड़ी के लिए तो वो पनौती हो जाता है, चौरसिया जो है। ऐसे ही हर जाति के लिए चुटकुले हैं, हर जाति को हीनता बोध कराया गया है, और इसलिए कराया गया है कि ताकि वो उस श्रम के जरिए सम्मान को प्राप्त न कर सके, और इस भारत की पूरी व्यवस्था में वो दबा रहे, हाशिए पर रहे, कुचला रहे, वो उसका सशक्तिकरण ना हो, वो अपनी केंद्रीय भूमिका न तलाशे, वो मजबूत ना हो, वो अपने श्रम के मूल्य को और उसके सम्मान को ना मांगे। इस देश में अजीब व्यवस्था है कि जो निकम्मा है, जो काहिल है, उसका बड़ा सम्मान है, जो परिश्रमी है उसका कोई सम्मान नहीं है, वो हीन है। इस सामाजिक व्यवस्था से ये जो जातियों की संरचना है, उसी संरचना को भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की राजनीति के साथ जोड़ रही है और उसका इस्तेमाल कर रही है। अब देखना ये है कि ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन, जो उसकी 62 सीटें थी, उसको दोहरा पाती है, नहीं दोहरा पाती है। वोट परसेंटेज तो 50% था, लेकिन सीटें उसकी पिछले बार की अपेक्षा घट गई थी, 62 पर रह गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय 2014 की फिर से पॉलिटिक्स पर आ रही है, जहां उसने ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा था, संजय निषाद को, अनुप्रिया पटेल को, इन तमाम लोगों को जोड़ा था। बीजेपी अब उसी तरफ फिर से मुड़ चुकी है और इन छोटे समूह की जातियों को इतनी महत्ता दे रही है। सवाल यह भी है, जो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भूमिका अदा करने के स्थिति में है, वो बड़ा बड़ा दिल दिखा रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश की पिछड़े, अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए कोई कोशिश करेगी? क्यों कांग्रेस पार्टी इन जातियों के लीडरशिप को नहीं उभार रही है? यह बेहद जरूरी है कि उसमें दलितों में भी इसी तरह का बाइफर्केशन है, इसी तरह के अंतर्विरोध हैं। 66 जातियां यूपी में दलितों की हैं, जिसमें से 6 जातियां आपको विजिबल दिखती हैं और 60 जातियां वो अभी भी इनविजिबल हैं। इन जातियों की लीडरशिप, मुसहर खरबार कम्युनिटी की लीडरशिप क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं तैयार करनी चाहिए? अखिलेश यादव ने तो ये नहीं किया। विश्वकर्मा, नाई, तेली, कुम्हार, प्रजापति 4%, ये दिखता नहीं है, लेकिन वो हर गांव में मौजूद है। तेली, साहू, जायसवाल, ये जो ओबीसी की बनिया कम्युनिटी है, उसके तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 35-36 विधायक हैं, बहुत मजबूत कम्युनिटी है। लेकिन इसका कोई लीडर क्या है विपक्ष में, सपा में, बीएसपी में या कांग्रेस में? वो लीडरशिप भी बीजेपी के पास है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के इस माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को काउंटर नहीं किया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी नैरेटिव तो बीजेपी के खिलाफ है, गुस्सा है लोगों में, महंगाई की चरम मार से लोग प्रताड़ित हैं, बेरोजगारी अथाह है, लोग भुखमरी के कगार पर है, 5 किलो राशन दे करके उनको अपमानित किया जा रहा है, रोज लाइन में खड़े हुए हैं झोला लेकर के, उनका अपना स्वाभिमान कुछ बचा नहीं है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। ये जो चीजें हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जमीन भी विपक्ष के लिए उर्वर है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है माहौल। लेकिन ये जो माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग है, जो जातियों के साथ एक अच्छा या बुरा जो भी आप कहें, वो है कि अपने नेता के साथ वो चाहते हैं। और इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि हिंदुत्व तो कोई वजह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए। ये जो गलत फहमी पाल करके बैठे हुए हैं लोग, जो गोदी मीडिया के जरिए दिखाया जाता है, भाजपा का आईटी सेल जो करता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदुत्व के जरिए वो चुनाव। डेफिनेटली
हिंदुत्व एक काम करता है केवल सवर्ण जातियों में, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? अपवाद स्वरूप वो कुछ दलितों में भी वो भावनाएं हैं, वो ओबीसी की भी कुछ जातियों में भावनाएं, लेकिन इन भावनाओं से ऊपर उनकी जातिगत पहचान है, और जब उसको एड्रेस किया जाता है तो वो उधर चले जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर का के साथ उनका अपना समाज खड़ा है, भले ही वो नाराज है आज बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। वो एक मजबूत नहीं, लड़ाका कम्युनिटी भी है जो एक तरह से एकजुट है वोटिंग करने में भी और संघर्ष करने में भी। तो ये जो माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग है, इसका फायदा फिर से 2014 की तरह बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। वो कितना कामयाब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे दो बातें तो तय होती हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा अब काम नहीं करने वाला है। हिंदुत्व तो कोई है ही नहीं, केवल सवर्णों में। दूसरा, इसके काउंटर के लिए क्या विपक्ष मजबूती के साथ कोई काम करेगा? अगर वो करता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसी हिंदू हार्टलैंड में मात दी जा सकती है, बखूबी दी जा सकती है। अदरवाइज नैरेटिव और एंटी इनकम्बेंसी क्या बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएगी, इसको लेकर के मुझे थोड़ी आशंका है। जो बीजेपी खेल कर रही है उससे जाहिर तौर पर वो जमीन पर और वोटिंग पैटर्न में मजबूत होने जा रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।